जय हिंद श्रीमान, जय हिंद साथियों। मेरा नाम नैन्सी सिंह है और मैं राष्ट्र सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ। आज मैं आपके समक्ष मंच संचालन हेतु उपस्थित हूँ। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रारंभ अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा प्रारंभ परीक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन आज यहाँ हमारे महाविद्यालय में किया जा रहा है। हमारे अतिथि वैशाली अग्रवाल मैडम का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी का और हमारे प्राचार्य का भी स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैडम से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं हमारी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शीतल ब्राह्मणी मैडम से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और मैडम का एनएसएस बैच लगाकर स्वागत करें। एक दिवसीय कार्यक्रम का विषय है आपदा प्रबंध। आपदा प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना है, उनका प्रारंभ करना है। यह एक संगठित दृष्टिकोण है जिसमें सरकार, संगठक, समुदाय संगठक और व्यक्तियों का सहयोग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपदा के दौरान जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब मैं वैशाली अग्रवाल मैम से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और अपने कुछ शब्द और हमें आपदा प्रारंभ के बारे में कुछ समझाएं, प्रबंध के बारे में कुछ समझाएं। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे बताएंगे आप सबकी एग्जाम्स चल रही है? इनकी नहीं चल रही है। चलिए, आपदा मतलब क्या होता है? तो बता सकता है क्या होता है आपदा मतलब? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इमरजेंसी। आपदा मतलब होता है इमरजेंसी, डिजास्टर, जो भी आप बोलना चाहें। क्या लिखा है उसमें? और चलिए, थिंक, प्लान और एक्ट, ये तीन चीजें बस समझ में आ गई तो हमें पूरा आपदा प्रबंधन समझ में आ गया। आपदा में क्या करना है इसके बारे में सोचना है, उस पर क्या काम करना है वो पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग हजार्ड्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते। हजार्ड्स मतलब खतरा, ठीक है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अगर कहीं पे भूकंप आने लिखा है, अगर हमारे जो है मौसम विभाग ने या पर्यावरणविदों ने अगर बताया है कि यहाँ पे भूकंप आएगा, तो वो आ सकता है, हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन हम ये तो प्रयास कर सकते हैं कि वो एक बड़ा डिजास्टर ना बन जाए, बड़ी इमरजेंसी ना बन जाए या बड़ी आपदा ना बन जाए। ये तो हम कर सकते हैं ना। जैसे अभी अगर हम बात करें, अभी कहीं पे आने वाला था तूफान, थोड़े टाइम पहले कहीं आया था गुजरात में। क्या आया था वो?
बिपरजॉय, सुना था सबने? तो वो गुजरात में आने वाला था, तो पता था कि वो आने वाला है, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते थे आने से, लेकिन उसके प्रभाव को तो हम कम कर सकते थे ना। तो नुकसान जो हो सकता था बिपरजॉय से, उसके लिए हमने पहले से प्रयास कर ली, पहले से कोशिशें कर ली। वो हो गई प्री डिजास्टर प्लानिंग, डिजास्टर के पहले ही काम कर लेना, ताकि डिजास्टर होने पे नुकसान तो होगा लेकिन कम से कम होगा, जान और माल को कम से कम हानि पहुंचेगी। तो आप देखोगे तो बिपरजॉय काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का आया था, लेकिन फिर भी लोगों की जाने नहीं गई। लोगों को पहले रीलोकेट कर दिया गया, रिहेबिलिटेट कर दिया गया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, ये सब करा। जो न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया इतनी तबाही फैला रहा है, वो सब कुछ स्पेसिफिक गाँव एक दो जगह ही थी, उन्होंने बार बार उसी को चलाया न्यूज़ में, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। क्योंकि वो बिपरजॉय के जस्ट थोड़े दिन बाद मैं सोमनाथ ही गई थी, वहाँ इतना कुछ ऐसा नहीं दिखा। इवन सोमनाथ को तो टच ही नहीं करा उसने, गुजरात से होके गुजरा लेकिन सोमनाथ को टच ही नहीं करा उसने। तो वो ये मतलब हमारे हाथ में है। तो फिर वो बहुत सारी फोर्सेस जो लगी हुई थी काम में, क्या बता सकते कौन सी फोर्सेस? कुछ आइडिया? देखिए अभी जो हमने बात करी, जो उन्होंने बताया नैन्सी, उसने बताया आपदा प्रबंधन का एक एक्ट होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक एक्ट होता है, एक रूल होता है। उसके तहत बहुत सारी एजेंसीज होती है जो इन चीज़ों को मॉनिटर करती है, गवर्न करती है। जैसे हम बोलते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, भाई तूफान आ रहा है तो वो संभाले, तो सरकार पूरी की पूरी सरकार नहीं संभालती, सरकार में कुछ डिपार्टमेंट बने हुए जो वो संभालते हैं, जो हम उसमें देखेंगे कौन से। हाँ, तो हमारे हाथ में इसको डिजास्टर बनने से रोक सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 या 2 रुपये भी खर्च करके डिजास्टर की तैयारी में, तो मान के चलो हम 10 रुपये का नुकसान होना रोक दें तो डिजास्टर से होने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जब भी कोई डिजास्टर आता है, इमरजेंसी आती है, कोई आपदा आती है, तो उससे होने वाले बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। कई तरह के इकोनॉमिक सेक्टर उससे जो है इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देखो जहाँ पे भी आपदा आएगी वहाँ पे एग्रीकल्चर खराब हो जाएगी, खेती बाड़ी पूरी तबाह हो जाती है, फिर खाने की भी कमी हो जाती है। बाढ़ आ गई तो खाने की कमी हो जाएगी क्योंकि सब पानी में बह जाएगा, खराब हो जाएगा। सूखा पड़ गया तो खाने की कमी नहीं, साइक्लोन आएगा तो भी खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाता है। फिर पानी, पीने लायक पानी की डिफिकल्टी हो जाती है। बाकी तो आपको पानी मिल जाएगा, अगर फ्लड हो गया है, साइक्लोन आया है तो पानी भरपूर मिलेगा, लेकिन पीने लायक पानी नहीं मिल पाएगा उसमें। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। फिर वहाँ पे जो व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरा डैमेज होता है। साइक्लोन आएगा तो रोड तबाह होगी, डैम को इफेक्ट करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे इफेक्ट करता है। अब सीधी सी बात है, इमरजेंसी की हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट नाम ही सी है, या तो डिजास्टर मैनेजमेंट बोल सकते हैं, या इमरजेंसी प्लानिंग बोल सकते हैं, या आपदा प्रबंधन बोल सकते हैं। कुछ भी बोलेंगे तो उसका मेन मोटो क्या है इन चीज़ों का, कि हमें ये पता हो कि कब क्या करना है और कौन करेगा। ये 4 प्रश्नों के जवाब हमारे पास होने चाहिए। हूँ, कौन करेगा, क्या करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा। मतलब जैसे आपकी बात करें, अगर इस कॉलेज में कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो क्या आपको पता आपको क्या करना है? तो वो पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि हमें कब कहाँ क्या करना है। तो आजकल जो है गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें चलाई है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिजास्टर की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो लोगों के कोर्स में भी इसको डाला जा रहा है, आप लोगों का सेशन इसी करवाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को ये पता रहे। सपोज यहाँ पे अगर कुछ भी, यहाँ पे किस तरह की इमरजेंसी हो सकती है, फायर हो सकती है, सबसे कॉमन फायर ऐसी है जो कहीं भी लग जाती है। उसके लिए कोई बड़ी सी जगह इंडस्ट्री नहीं चाहिए, वो कॉलेज में भी लग सकती है, बैंक में भी लग सकती है, शॉपिंग मॉल में भी लग सकती है, मॉल्स में भी लग सकती है, एक बिल्डिंग जहाँ पे कुछ भी स्टोर करा हुआ हो वहाँ भी लग सकती है। फायर सबसे कॉमन चीज़ है, और उसके लगने की सबसे कॉमन वजह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आती है। आग लगेगी, बिजली के कारण लगेगी, बिजली में शॉर्ट सर्किट के कारण। तो ये सबसे मेन चीज़ है। अपन आग के बारे में अगर बात करें तो अगर यहाँ आग लग जाएगी तो क्या करना है, आप बताओ। आग होते तो क्या करते? आग लग पानी डालते, हाँ, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। क्या नंबर है उसका?
फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? 108 एम्बुलेंस। और अभी फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाओगे? नंबर पता नहीं है। अच्छा, मोबाइल में आजकल कुछ नंबर बाय डिफॉल्ट सेव आते हैं स्मार्टफोन्स में, उसमें है क्या फायर डिपार्टमेंट का? अच्छा, आपके यहाँ कॉलेज से सबसे नज़दीकी फायर डिपार्टमेंट कौन सा है? क्या आपको वो पता है? हाँ बताओ। गए हो कभी? गए हो विजिट करने? तो नंबर भी नहीं आता। 100 नंबर किसका है? 101 किसका? फायर ब्रिगेड। अभी आ गए 100 के बाद अभी नंबर फायर ब्रिगेड वाले वो लगाओगे, वो आएंगे। 100 पे लगा के पुलिस को बता दो, उसको कोई मतलब नहीं। उसको आग से क्या मतलब? पुलिस को आग में कोई मर गया तो आएगी पंचनामा, आग से उसको क्या मतलब? उसका और ही नहीं। तो गलत जगह फोन लगाओगे तो हेल्प भी नहीं मिलती, राइट? तो आग लगने पर 101 पे फोन लगाना। फिर क्या करोगे? आग ज्यादा बढ़ गई तो क्या करोगे? हाँ, तो बुझाना आता है क्या? पहले बताओ। ट्राई क्यों करोगे? बुझाने के चक्कर में आग बढ़ गई या तुमको बुझानी हो गई, फिर ऐसे भाई मास्टर बिल्कुल अपन बुझा लेंगे, हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है बुझा लेंगे। पहले पता आग किस तरह की, वो पता है क्या? अच्छा, आग भी बहुत तरह की होती है, कितनों को पता है? सारी आग पानी से नहीं बुझती है, ये कितनों को पता है? अभी अपन ने सबसे पहले बात करी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी फिर तो पानी डाल ही नहीं सकते, और फिर कैसे बुझाओगे? पानी डाला, तुम भी शॉर्ट सर्किट की चपेट में आ गए, आग तो बुझे ही नहीं, तुम भी और निकल गए। मैम फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं, फिर कहाँ से होगा? मैं तो यही की बात कर रही हूँ। तो आई सुविधा समझ में आई। हमारे में जज्बा है आग बुझाने का, लेकिन क्या हम बुझा पाएंगे? और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है तो बिल्कुल पानी नहीं डाल सकते। मिट्टी कहाँ से होगी? मिट्टी से नहीं, रेती से बुझती है। रेत की बाल्टियाँ लगी होती है, पेट्रोल पंप पे देखी रेत की बाल्टियाँ लगी होती है, उसमें लोग गुटखा थूकते रहते जाके। वो रेत की बाल्टी में रेत में गुटखा मिलता है, देखिए। वो रेत कहाँ से लाओगे? मिट्टी तो गीली है। फिर क्या करोगे? सोचो भाई, इमरजेंसी प्लानिंग हो रही है, सोचो क्या करोगे? सबसे पहले आग लगने पर सबसे पहले हमें ये करना है, हमें अपने आप को बचाना। आग बुझाने के बारे में नहीं सोचना, पहले खुद को बचाओ। खुद बच गए तो दूसरे को बचा सकते हैं। कभी एरोप्लेन में सफर करोगे ना, तो एयर होस्टेस आपको कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देगी। वो सबसे पहले ये बोलेगी, अगर कुछ भी हो रहा है तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, दूसरे को मत पहनाओ, पहले खुद पहनो, खुद को बचाओ। आग लगने पर या कुछ भी आपदा होने पर सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि स्वयं की रक्षा, अपनी सुरक्षा करो, बाद में दूसरे की करना, ठीक है? हम जिंदा रहेंगे तो किसी और को बचा पाएंगे, वरना नहीं बचा पाएंगे, ठीक है? और अगर हमें पता नहीं हो कि इस आपदा से कैसे निपटना है तो सबसे पहले हम खुद को बचाते हुए बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? वो भाग जाने को बोलते हैं ना कॉवर्डनेस, वो सेफ्टी में नहीं चलता है, आपदा में नहीं चलता है। आपदा में तो हीरो कहलाओगे अगर भाग गए, राइट? जैसे जैसे तुम लोगों ने कभी पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, कहीं आग लगती तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो भीड़ वो फिर गाड़ी आती है फायर की, वो अंदर जा ही नहीं पाती है क्योंकि भीड़ उसको घुसने नहीं देती है। तो तमाशा देखने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इससे तो बेटर वो लोग भी चले जाए, बिल्डिंग के जो लोग भी निकल जाए, तो आग बुझाने वाले आराम से आग बुझा सकते हैं। तो पब्लिक जो है वो हेल्प नहीं करती है, वो और परेशानी खड़ी करती है, राइट? तो हमें भी अगर आग लगी तो यहाँ एक खड़े होकर देखना नहीं है, हमें भागना है। सबसे पहले क्या करना है? इवैक्यूएट करना है, उस जगह को खाली करना है। उसमें भी लिफ्ट से नहीं जाना है, लिफ्ट हो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है इमरजेंसी, राइट?
कभी आप हॉस्पिटल वगैरह गए हो, बॉम्बे हॉस्पिटल या कोई और हॉस्पिटल, वहाँ लेकर लिखा रहता है लिफ्ट के पास में, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोंट यूज लिफ्ट। पढ़ाई गई, क्योंकि अगर पावर शट ऑफ हो गया या कर दिया गया तो आप लिफ्ट में फंस जाओ, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब डिजास्टर्स या हजार्ड्स किसी तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक मैनमेड होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मैनमेड वैसे ह्यूमन इंस्टिगेटेड होता है, हमारे प्रयासों से ही वो आ रहा है, वरना वो नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मैनमेड की, तो मैनमेड में क्या होता है, हाँ मैनमेड में आ गया, अभी कहाँ हुई थी ताज़ा वॉर, कहाँ हुई थी, यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन और रशिया वॉर, दो देशों के बीच भुगत कौन रही है, वहाँ की जनता। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो बाजार बंद हो गए, लोगों को राशन पानी की प्रॉब्लम आ रही है, सब आ रही है। वॉर एक बहुत बड़ी जो त्रासदी, ठीक है। फिर आर्सन और एग्रीगेशन, ये क्या होता है, एग्रीगेशन सॉरी, ये वो है कोई गुस्से वाली भीड़ दंगा कर देती है, या फिर कहीं जला दिया, कुछ भीड़ आती है ना, इकट्ठी हो जाती है, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो गया तो फिर इकट्ठे हो गए दंगा करने के लिए, यहाँ खड़े हो गए, वो बस जला दी, कुछ भी करेंगे सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएगी और अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ और नुकसान कर देगी। अभी कहीं हुआ था नहीं, अभी हुआ था नहीं, हुआ था ना, हाँ अभी कावड़ी आते हुए हुआ था, कहाँ पर हुआ था मेरा नूह को हुआ था, तो क्या था, और भीड़ तो थी वहीं पे से छुप के गोलियाँ चलाने की कर रही थी, उसको भी सुना रेडियो एक्टिव मटीरियल से, रेडियो एक्टिव मटीरियल कौन से, जिनसे रेडिएशन निकलती रहती है लगातार, यूरेनियम है, थोरियम है, टाइटेनियम है, ये सब। वो आई है नई सीरीज किसी ने देखी, जेंगा ब्रूकर्स, नाम सुनो, द जेंगा ब्रूकर्स, वो रेडियोएक्टिव मटेरियल से बनी। फिर है केमिकल और गैस लीक, इसका उदाहरण तो हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद है, बताओ क्या है, हाँ, भोपाल गैस। क्या हुआ था उसमें, हाँ जोर से बोलो, आंखें नहीं जान के चली गई, कौन सी गैस थी वो, क्या कौन सी गैस थी, हाँ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, MIC जिसको बोलते हैं, माइक, MIC माइक, मिथाइल आइसोसाइनेट माइक गैस जिसको बोलते हैं। वो गैस जो है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो बहुत जहरीली गैस है, और जिस रात ये हादसा हुआ ना, वो बहुत ठंडी रात थी, 2 और 3 दिसंबर 1984 उसकी बात है, तो वो बहुत ठंडी रात थी उस साल की, वैसे तो दिसंबर ठंडा ही होता है, और वो उसमें भी सबसे ठंडी रात थी, तो पूरी गैस रात को रिलीज होके नीचे दी, और जैसे ही सुबह धूप हुई, सूरज की रोशनी पड़ी, तो गैस की प्रॉपर्टी होती है, वो हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है जैसे धूप पड़ती है, तो रात भर बिल्कुल ठंड तो नीचे जमी, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, रात को कोई नहीं मरा, जो भी हुआ सुबह हुआ, सूरज की पहली किरण के बाद सारा खेल शुरू हुआ। तो जैसे ही सुबह हुई, उसको धूप मिलती रही, गैस धीरे धीरे ऊपर आती रही, और फिर लोग निकलते रहे, तो वो था गैस। वो उसमें क्या पूरी केस स्टडी उसके अगर पढ़ेंगे तो, कि वो क्यों हुआ, वो सारी ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण वो इंसिडेंस हुआ। फायर एक्सप्लोजन की हमने भी चर्चा की। नेचुरल की बात करें तो फ्लड्स है, टॉर्नेडोज है, साइक्लोन्स है, हरिकेन है, अर्थक्वेक है, फायर है और टाइडल वेव्स है। फायर दोनों में आती है, नेचुरल भी, मैन-मेड भी। नेचुरल वाली फायर कौन सी होती है? फॉरेस्ट फायर। हाँ, फॉरेस्ट फायर दो तरह से लगती है, एक हमारी हरकतों की वजह से, दूसरा नेचुरल। गर्मी बहुत रही तो फिर घर्षण के कारण जंगल में आग लग जाती है सूखी पत्तियों में, या फिर हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, थोड़ी सिगरेट फेंकनी जल रही, कुछ और फेंक दिया, माचिस वगैरह गलती से फेंक दी जला के, तो पूरी जंगल में आग लग जाती है उस वजह से। क्या होएगा?
जाती है आपकी। ये सब होती है। अब इसमें हम देखें इमरजेंसीज, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब तरह के एरियाज के हिसाब से आती है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। ये जो अर्थक्वेक हमारा एमपी अर्थक्वेक प्रोन है क्या? अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। अच्छा, अर्थक्वेक के जोन्स होते हैं अलग अलग, पता है क्या होते हैं जोन्स? 0 से लेके आगे 9 तक 6 मतलब जोन्स रहते हैं। जितना कम जोन है, जैसे जोन 0, जोन 1, जोन 2, जोन 3, तो हर स्टेट को एक एक जोन में बांटते हैं अर्थक्वेक की रेटिंग के हिसाब से। तो जोन 0 में कोई सा भी स्टेट है, ठीक है, मतलब जहाँ बिल्कुल भी अर्थक्वेक नहीं आता हो, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है। हमारा एमपी जो है जोन 1 या जोन 2 के अंदर आता है, ठीक है, मतलब जोन 1 में भी आता है, जोन 2 में भी आता है। मतलब बहुत स्लाइट अर्थक्वेक आ सकता है, जो कि आया भी है आज से करीब 30 साल पहले हल्का से था। तो ये है। बाकी एमपी के कुछ कुछ हिस्सों में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स आए हैं, कम रिक्टर स्केल के आए हैं, बट आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोन नहीं है हमारा एरिया अर्थक्वेक्स के लिए, इसलिए हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइनिंग ना करें, बिल्डिंग ना बनाए तो भी चलता है, तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं। लेकिन जोन 1 में हम आते हैं, राइट। इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगर समझते हैं अलग अलग लेवल्स। सपोज ये घर है, इसमें लग गई आग, ठीक है, अब क्या करोगे? पहले खुद को बचा सकते, आगे देखो। सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे बुझा, हमें अपने आप को बचाना है। अगर हमें पता है वो किस वजह से लगी है, तो उसको बुझाने की कोशिश करो। अगर वो कैरोसिन ऑयल की वजह से लग गई, मिट्टी के तेल की वजह से, ठीक है, या फिर बिजली की वजह से लगी है, तो वो पानी से नहीं बल्कि पानी डाल दिया। अगर तेल की आग है, पानी डाल दिया तो वो फैलेगी। कभी सुना है समुद्र में भी आग लगती है? ऑयल रिग्स होती है जो, उसमें अगर आग लगती है, ऑयल रिग्स समुद्र के बीच में होती है, इतना पानी उस बीच है, फिर कैसे आग लग गई? और पूछती भी नहीं, बहुत आसानी से नहीं पूछती, तो कैसे समुद्र के बीच कैसे आग? ऑयल की प्रॉपर्टी होती है, कोई सा भी ऑयल हो, तो पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है। अब पानी के ऊपर तैर लिया तो पानी उसके लिए कैरियर हो गया, जहाँ पानी चला वहाँ भी तेल चला, तो तुम उसको पानी डालो तो और बढ़ेगा, तो तुम आग लगी उसको बुझाने की कोशिश करो तो और बढ़ेगी। इसमें समुद्र के बीच जो ऑयल रिग्स में फायर लगती है वो इजीली नहीं बुझती, ठीक है। अगर घर पे भी इस कारण से आग लग गई है तो पानी डालने से वो नहीं बुझेगी, ठीक है। इसलिए अगर आपकी वजह पता हो और आप बुझा सकते हो तो कोशिश करना, वरना भग जाना, ठीक है। तो ये हो गया एक्सीडेंट प्रिवेंशन का आपको नॉलेज होना। फिर ऑन साइट प्लान वो आगे आएगा, वो बताती हूँ क्या है। तो घर के आगे तो छोटे लेवल पर डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं। अब सपोज ये 2 घर में आग लग गई, इस घर से दूसरे घर में भी फैल गई, पड़ोसी के भी फैल गई, तब क्या होगा? तब आपको फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ सकती होगी, हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज भी लगेगी, पुलिस भी लगेगी, ठीक है। अकेले घर में फायर की तो कोई ज़रूरत नहीं, इतने सारे लोग, अभी ज़्यादा बढ़ गया लेवल। अब देखो इतनी जगह पे आ गई तो मोहल्ले में आ गई, तो साइज देखो डिजास्टर का, 1 घर 2 घर बहुत सारे घर, पूरा मोहल्ला। अब क्या इतनी सारी इमरजेंसी, इतनी सारी सर्विसेज लग जाएगी, तो फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल सर्विसेज के साथ पब्लिक इंफॉर्मेशन लगेगी, वेलफेयर सर्विसेज लगेगी, एनजीओ, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक वर्क्स, क्या लगेगा, इतनी सारी चीज़ें लगेगी। तो ये सारी चीज़ें लग गई तो डिजास्टर हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, स्टेट लेवल की है, नेशनल लेवल की, अलग अलग लेवल की इमरजेंसी हो जाती है, तो उस पर डिपेंड करता है हमें ज़रूरत क्यों है। इमरजेंसी प्लान किसको चाहिए? बिजनेसेस को चाहिए, मतलब बिजनेस में कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, केमिकल प्लांट्स, सब जितनी तरह की इंडस्ट्रीज आप सोच सकते हो वो सब इसमें आ जाएगी। स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं,
मेडिकल फैसिलिटी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट्स की ऑफिस हैं, NGOs हैं, ये सब हर किसी को ज़रूरत है इमरजेंसी प्लान, राइट। अब इसमें क्या होता है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन का जो नियम है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में NDMA बोलते हैं, वो आती है। फिर स्टेट लेवल पर आओगे NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स आ जाएगा, NDM आ जाएगा, स्टेट डिजास्टर SGM आ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको DMDs बोलते हैं, ये सब आ जाएगा। और समझते डिटेल में तो इस तरह से खांचा रहता है इनका, इनके हेड्स अलग अलग लोग रहते हैं, कहीं का CM है, कोई का नहीं है, और इसी लेवल पे समझते हैं। NDMA के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, SGMA के चेयरमैन वहाँ उस राज्य के, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं, तालुका के तहसीलदार होते हैं, विलेज में पंचायत सरपंच होते हैं। ये लेवल्स इनके हेड्स होते हैं और इनको इमरजेंसी करनी पड़ती है डील। तो आपके यहाँ स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स रहेगी, नेशनल लेवल की अलग रहेगी, ठीक है। अब भी रिसेंटली कहीं हादसा हुआ था कुछ महीनों पहले, क्या हुआ था वो बता सकते हैं? झूलेलाल मंदिर सुना था किसी? क्या हुआ था? रामनवमी के दिन 31 या 30 मार्च का दिन था, रामनवमी के उस दिन झूलेलाल मंदिर एक्चुअली गार्डन है, गार्डन में मंदिर बनाया था और उसमें सब लोग पूजा कर रहे थे। क्या था वो, एक्चुअली बावड़ी खुली ही थी पहले, उसमें लोग कूद के आत्महत्या करते थे, तो नगर निगम ने उसको बंद करवाते हैं। अब बंद भी क्या खूबसूरत करवा, सिर्फ स्लैब डालते हैं। आप ये कमरा जो है ना, ये कमरा जितना बड़ा है उतनी बड़ी बावड़ी समझ लो, उसका मुंह है इतना बड़ा, उस पर सिर्फ एक स्लैब डाल दी सीमेंट की, उससे क्या फर्क पड़ेगा, टूटे ही आगे ना कुछ, उस पर फिर 30 लोग बैठ के हवा में अंदर से तो भरनी चाहिए उसको, उसको कोई बीच में बेस ही नहीं, एक स्लैब रख दी, उसको 30 लोग बैठ जाए, टूटे ही आगे ना पीछे। वो तो उस दिन बैठ गए लोग, तो उस दिन हादसा हो गया। मतलब सोचो, कुआं भी नहीं है, कुएं का मुंह छोटा, बापे का मुंह इतना बड़ा, और फिर ऐसी इससे डबल गहराई की। उसमें आई थी SDM, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। क्या हुआ था उसमें, और कुछ पढ़ा? 36 जाने गई, 36 मौतें गई। SDMA कितनी देर में पहुंची? अच्छा, SDMA का ऑफिस का अपने इंदौर में, बताऊँ किसी को आइडिया है? अच्छा, वो झूलेलाल मंदिर का कुछ आइडिया? सपना संगीता के भी पहले लोटस का शोरूम है, देखा है? लोटस के शोरूम के पीछे ही वो है गार्डन, ज़्यादा दूर नहीं, सपना संगीता भी नहीं जाना पड़ेगा, सपना संगीता के पहले ही आ जाता है, स्नेहनगर समझ लो, राइट। उसके बाद SDMA का ऑफिस का शिवाजी वाटिका, सुना है नाम? शिवाजी पार्क सुना है नाम? नहीं सुना? एम्बा हॉस्पिटल सुना? एम्बा हॉस्पिटल के पहले शिवाजी पार्क आता है, वहाँ पे शिवाजी वाटिका हुआ करती थी, वहाँ पर ही SDMA का ऑफिस है। आयकर भवन का ऑफिस में वहीं पर पास में। अभी वो हार्डली 2 किलोमीटर भी नहीं है दोनों के बीच में जगह। पहुँचने में कितने घंटे लगे थे SDMA को? 4 घंटे। 2 किलोमीटर डिस्टेंस गाड़ी से भी जाओगे 5 मिनट में पहुँचोगे। कितने घंटे में पहुँची थी? उसके बाद क्या हुआ? सुना होगा पेपर में, खबर तो पढ़ा होगा, कुछ तो बताओ क्या होगा। उसके बाद उनके पास सीढ़ियाँ भी नहीं थी तो इतनी हाइट तक जा सके लोगों को बचाने के लिए। रस्सी डाली, रस्सी से एक महिला पकड़ के ऊपर तक आई, रस्सी टूट गई, वो ऊपर तक आकर रस्सी फिर गिर गई। उनकी रस्सियाँ भी मजबूत थी, ना उनके पास बड़ी सी सीढ़ी, ना उनकी रस्सियाँ मजबूत। पुलिस भी लगी हुई थी बैरिकेड करने के लिए, वार्डन करने के लिए, सब करने के लिए। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन आवर सिटी।
ये हालत है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट से बचाव के लिए, रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए उनके पास इक्विपमेंट से है। तो ये है कुछ चीज़ें। तो हमारे इंदौर में भले अर्थक्वेक ना आए, वॉल्केनो ना आए, ये नहीं हो, लेकिन दूसरी इमरजेंसी तो होगी, इस तरह की तो होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म से जिसमें चीज़ें हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो 2 तरह का होता है, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट क्या होता है, सपोज जैसे कि वो मैंने फोटो दिखाया ना आग वाले, घर में ही आग लगी है, घर में ही सूरज का मामला, तो ऑन साइट। पड़ोसी के यहाँ भी लग गई, पूरे मोहल्ले में लग गई, तो ऑफ साइट। जब वो आपकी साइट पे आप मामले को सुलझा सको, ऑन साइट होता है। आपकी जगह पे ना सुलझा सको, ऑफ साइट होता है। आपको बाहर के लोगों की मदद लेनी पड़े, फायर ब्रिगेड बुलानी पड़े, या फिर आपको दूसरी एजेंसीज बुलानी पड़े। इतनी सारी जो एजेंसीज दिखाई, फोर्सेस दिखाई, उसमें से किसी की हेल्प लेनी पड़े, तो ऑफ साइट कहलाता है। एक तो इंडस्ट्रीज जो है वो दोनों तरह के प्लान बनाते हैं, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल होता है। डिजास्टर के पहले भी कुछ चीज़ें करनी होती है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो आपको इसकी तैयारी करनी होती है, जिसको बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, तैयारी, कि कुछ भी होगा तो आप कैसे उस चीज़ों से निपटोगे, राइट। तो उसको एक पूरा प्रोसीजर बना के लिखना पड़ता है। जैसे आपके यहाँ इस कॉलेज में क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है आपको पता होना चाहिए। हमने सिर्फ एक आइडेंटिफाई करी है, फायर, कुछ और भी तो हो सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। फिर आइडेंटिफाई करेंगे तब उसकी तैयारी करेंगे कि क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा हो गया तो क्या करना है, वैसा हो गया तो क्या करना है। फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। रिस्पॉन्स मतलब लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, या उस इमरजेंसी पे हमें क्या करना है, लाइक रिकवरी। इमरजेंसी होगी, आपदा होगी, कुछ भी होगी तो नुकसान होगा, उससे फिर कैसे उभरेंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये पोस्ट डिजास्टर की। डिजास्टर हो गया उसके बाद क्या करेंगे। फिर प्रिवेंशन, दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि कई चीज़ें ऐसा है हमारी मिस्टेक्स के कारण हुई होगी, तो हम उसको सुधार सकते हैं, दोबारा ना हो रोक सकते हैं। तो ये एक साइकिल है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, वो ये साइकिलों की बात करता है। इसमें फिर और चीज़ें जुड़ जाती हैं, इंफॉर्मेशन, सपोर्ट सिस्टम्स, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। जैसे आजकल मौसम विभाग जो है वो बहुत हमारा जागरूक है, वो बहुत सारी चीज़ों की पहले जानकारी देता है। कुछ सालों पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो बहुत सारी आपदाओं से हम नहीं निपट पाते थे, पर अभी हमें पता है ये आने वाली चीज़ें हैं, तो इसके लिए सब चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम रेडी हो पाते हैं आजकल। फिर उस पर रिस्पॉन्स जो है, सोशल मीडिया भी आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप डिजास्टर की जानकारी वहाँ पे दे दो, लोगों से सपोर्ट की बात करो, इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर सकते हो अलग अलग जगह पे, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ये उसी की और डिटेल्स है, क्या करा जा सकता है। लेवल्स ऑफ डिजास्टर की अगर हम बात करें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की चीज़ है तो लेवल 1 में आती है, स्टेट लेवल की हो जाती है तो लेवल 2 में आती है, और फिर लेवल 3 में सेंट्रल लेवल की हो जाती है, ठीक है। मतलब लेवल बढ़ते जा रहा है इमरजेंसी। फिर हम बात करते हैं इस पर स्ट्रैटेजीज, हमें क्या करना है तैयारी के लिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या हो सकते हैं नुकसान की चीज़ें, और हमें उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। और उसमें आती पब्लिक एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिहर्सल। रिहर्सल मतलब अगर कोई आपदा हो जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैथ्स में सिर्फ सवाल देखने से वो सॉल्व कर देगा तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद उस सवाल को नहीं करोगे आपको ठीक से क्लियर नहीं होगा। और कहते हैं ना वो, सुनने से दिखना बोला, तो यहाँ कितना भी समझा दे, जब तक इसकी रिहर्सल नहीं होगी तब तक कुछ यहाँ नहीं रहेगा। यार ये आज है, ये जो दिखाया आज शाम तक ही भूल जाओ, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर ली तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ रहेगा। क्या बोलते हैं तो रिहर्सल को क्या बोलते हैं, वर्ड मॉक ड्रिल। मूव कोड का नाम सुना, क्या होता है मूव कोड, मतलब क्या होता है, कोर्ट का एक सीन बनाते हैं और जैसे एक अपराधी खड़ा कर देते हैं, एक जज बिठा देते हैं, एक वकील खड़ा कर देते हैं, वैसे ही केस लड़ते हैं जैसा कि एक्चुअल कोर्ट में लड़ा जाता है, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे बोलना है जज के सामने, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है, ये याद है। तो सिमिलरली मॉक ड्रिल्स की जाती है। मॉक ड्रिल, मॉक मतलब झूठा,
ठीक है, या फिर फर्जी, ऐसा बोल दो, ठीक है। मतलब एक अभ्यास किया जा रहा है इमरजेंसी को क्रिएट करके, झूठ मूठ की इमरजेंसी क्रिएट करके एक अभ्यास किया जा रहा है ताकि हमें पता रहे कि क्या राइट, उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल्स। तो इंडस्ट्रीज में ये होती रहती है, ये आपकी गवर्नमेंट की तरफ से भी लीगल रिक्वायरमेंट है। कहाँ से आती लीगल रिक्वायरमेंट? लीगल मतलब आप पे फोर्स से, लॉ के द्वारा आपको वो फॉलो करनी है। अभी तो हमने एक नाम देखा था, अभी क्या देखा, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलता है मॉक ड्रिल होनी चाहिए, लोगों को रिहर्सल होनी चाहिए। फिर फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है। फिर हम केमिकल्स कई तरह के यूज़ करते हैं, तो मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स है, वो बोलता है मॉक ड्रिल होनी चाहिए। ऐसे और भी कई सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो इस तरह की बात करते हैं, राइट। अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है। फिर ये डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस होती है। फिर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में ये होगा, कलेक्टर वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो आसपास के गांव खाली करवाएंगे, रेलवे लाइन पर ट्रेन को आने जाना रुकवाएंगे, और फिर वो करवाएंगे मॉक ड्रिल्स, वो भी करवाते हैं मॉक ड्रिल्स। मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सब सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी में मेन जो हमारा काम होता है प्लानिंग करना, ताकि उसके इफेक्ट को हम कम से कम कर पाएँ, राइट। पहले से प्लान कर लो, एडवांस प्लानिंग, किस तरह की नेचर की इमरजेंसी हो सकती है, कितनी सीवियर हो सकती है, और सबसे मुख्य उद्देश्य होता है जान माल की हानि कम से कम हो। माल की भले ही हो जाए, जान की ना, ठीक है। तो ये है हमारी चीज़ें। एम्प्लॉय की सुरक्षा, इवैक्यूएशन प्रॉपर करना, साल्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जितना बचा सको बचाना, फर्स्ट एड देना इंश्योर्ड को, और फिर उसके बाद मॉरल एम्प्लॉय का बूस्ट करना। जो भी लोग काम करते हैं उनका मॉरल डाउन हो जाता है इमरजेंसी के बाद, तो उसको थोड़ा बूस्टअप करना, और अगर प्लांट में हुई है तो प्लांट ऑपरेशन वापस सुचारू रूप से चालू करना। ये मेन इसका बंदा होता है। इमरजेंसी प्लानिंग की अगर बात करें तो लोगों को डेंजरस एरिया से दूर रखना, और प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस करना, और फिर प्रॉपर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना। जैसे अगर आग लगी है, अगर आपको बुझाते आता है तो बुझाओ, अगर आपके पास प्रॉपर गियर्स हो, एक्सटिंग्विशर है, रेत की बाल्टी है, और आपको ट्रेनिंग है, आप ट्रेन फायर फाइटर हो, तो बुझाओ, वरना वहाँ से इवैक्यूएट करो। फिर प्रॉपर अथॉरिटी, 101 पे फोन लगा के बताओ, 100 पे नहीं लगाना, 100 पे नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था उसमें, हाँ, ट्रेनिंग देना लोगों की, इमरजेंसी के टाइम कैसे वो लोग रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करें। इमरजेंसी में यही सब भी होता है, रेडी रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ती है। जैसे बिपरजॉय जब आया था ना, तो देखना आप न्यूज़ में बता रहे थे, हमारी सारी स्टेट एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज, सब की सब तैयार है, सब ऑफिशियल्स रेडी है, सारी फोर्सेस रेडी है वहाँ पे किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। तो उनकी प्लानिंग थी, उन्हें पहले से पता था कि आने वाले तूफान, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग करी, राइट। फिर ये सब सिस्टम्स होते हैं जिनसे इमरजेंसी के टाइम काम किया जाता है। अलार्म सिस्टम्स आते हैं, पोर्टेबल रेडियोस, वायरलेस सेट्स, टीवी, इनमें से कुछ भी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कुछ भी यूज जो भी आप कर सकते हैं, जो आप अवेलेबल हो, उनको यूज करना है। कम्युनिकेशन, फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो काम आती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, बचाव काम में। रोप्स, चेन्स, पुलिस, वो मैंने बताया ना, उसकी रोप भी टूट गई। रोप से बहुत बड़ी ज़रूरत है इमरजेंसी के टाइम। आपको ऊपर चढ़ना हो तो भी रस्सी चाहिए, नीचे जाना हो तो भी रस्सी चाहिए, किसी को निकाल के लाना हो तो भी रस्सी चाहिए। फिर कहीं कुछ काटने का काम हो जाए तो सॉज, एक्सेस, एम्बुलेंस चाहिए, स्ट्रेचर चाहिए। फिर ये टॉर्चेस है, नेट्स है, रेस्पिरेटर सिस्टम है, इमरजेंसी सायरन, व्हीसल्स, स्पीकर, सैंडबैग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रेस्क्यू की जो है। और ये अगर आपने गाड़ी बुलाई है, किसी फोर्स को बुलाया है, तो उनके पास एक सामान रहता है। अगर सपोज आपने SDM को बुलाया, SDRF को बुलाया, NDRF, तो भी उनके पास एक सामान होता है। फायर ब्रिगेड आई है तो उनके पास भी सामान रहेगा उनकी चीज़ों का, ठीक है। तो जिस तरह की इमरजेंसी, उस तरह के हमारे पास सामान होने चाहिए। ये एक चीज़ है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, इवैक्यूएशन। फर्स्ट, एम्बुलेंस का बहुत मेन रोल रहता है, फर्स्ट एड का रोल रहता है, ट्रीटमेंट देना, उनको कैरी करके लेके जाना प्रॉपर्ली, इन सब चीज़ों का रोल रहता है। मेडिकल सर्विसेज, सिविल डिफेंस, डिफेंस सर्विसेज और पुलिस। अब पब्लिक की बात करें तो म्यूचुअल एड्स रहते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज क्या करती है, आसपास की इंडस्ट्रीज के साथ
म्यूचुअली कोऑर्डिनेट हो जाती है, ठीक है। जैसे हर कंपनी के पास अपनी पर्सनल फायर ब्रिगेड भी होती है, लेकिन कुछ कंपनीज के पास होती है तो वो एक दूसरे से टाई अप कर लेंगी, हमारे यहाँ इमरजेंसी हो तो तुम्हारी फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ भेज देना, फिर आसपास के हॉस्पिटल उनका टाई अप रहता है। ऐसे कोई इमरजेंसी में किसी को हो जाए तो हॉस्पिटल वाले भर्ती भी नहीं करते हैं। आपके पास अगर म्यूचुअल एड है, आपने टाई अप्स कर रखे हैं, तो वो हॉस्पिटल आपको एंट्री देंगे। आपके यहाँ कोई वर्कर को कुछ हो गया तो वो हॉस्पिटल आपको आने देगा अपने यहाँ पे, वो वर्कर को एडमिट करेगा, अगर म्यूचुअल एड में है तो, वरना नहीं। तो म्यूचुअल एड्स करती बहुत सारी इंडस्ट्रीज। अब आपकी ड्यूटी क्या है? ट्राई टू एक्सटिंग्विश अगर आता है, ठीक है, आप इमरजेंसी का अलार्म बजा सकते हो, ये आपके हाथ में। अगर आपके अलार्म सिस्टम लगा है, राइट, तो अलार्म बजा दो, तो पूरे सब लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि कुछ इमरजेंसी हुई है। सायरन होता है ना, सायरन बजा दो, वो बजा सकते हो आप। मशीन्स, पंखे टर्न ऑफ कर दो, विंडोज क्लोज कर दो, क्लियर आइज, मतलब चलने के रास्ते, इधर उधर के रास्ते वो क्लियर होना चाहिए। फटाफट जाना है, इवैक्यूएशन मतलब ऐसे चल के नहीं जाना है। इवैक्यूएशन मतलब होता है आपके पास जो भी सामान है, बिलोंगिंग है, सिर्फ ज़रूरी फटाफट से उठाओ और बाहर निकलो, फटाफट भागते हुए, या तो तेज़ी से चलते हुए, पर चलते हुए नहीं, भागते हुए या तेज़ी से चलते हुए, ठीक है। रिएक्ट, इवैल्यूएट, डिसाइड। रिएक्ट में आप अलार्म दबाओगे, अगर आग लगी आपको बुझाते आता है तो बुझाओगे, आपका रिएक्ट है। इवैल्यूएट करो सिचुएशन का, आपको लग रहा है मामला हमारे बस में नहीं है, निकलो। आग शुरुआत के सिर्फ 1 या 2 मिनट करके आपके काबू में रहती है, उसके बाद वो काबू में नहीं रहती। आग को सिर्फ उसकी इंसिपिएंट स्टेज में ही आप एक्सटिंग्विशर से या रेत से बुझा सकते हो, उसके बाद वो नहीं काबू में आती, इतनी रैपिडली वो फैलती है, ठीक है। उसके बाद आपको फायर ब्रिगेड या हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। क्या समझ आया इसमें? एक बार और देखो। ये अलार्म बज रहा है तो टेंशन में नहीं आना है, सबसे पहले अलार्म पर रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करो? उन्होंने टीम मेंबर्स जो थे उनको लिया, फटाफट बैग वहीं छोड़ दो, सिर्फ जो जरूरी लग रहा है, मोबाइल जो लग रहा है, लैपटॉप जो लग रहा है, उठाओ, निकलो, ठीक है। अब ये म्यूजिक सुन रहा है, इसको पता ही है अलार्म बजा है, इसको बताओ अलार्म बजा है, ये आपका रिस्पॉन्स है, इसको भी लेके जाओ बाहर। फिर कोई हो सकता है इस तरह का हो जिसको जरूरत हो, तो उसको भी बाहर कैसे लेके जाना है वो लेके जाओ। एग्जिट से बाहर जाना है, अगर फायर एग्जिट है तो उसी से बाहर जाना है, लिफ्ट का उपयोग नहीं करा है, ठीक है। जाना कहाँ पर है? बाहर की जगह होती है, जगह कौन सी जगह होती है? उसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे आप सब इकट्ठे होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, और फिर वहाँ पे काउंटिंग होती है। काउंटिंग होती है मतलब ये देखा जाता है कि सब लोग वहाँ पर हैं। जैसे आप इतने सारे लोग हो, एक अपने आजू बाजू वाले को देख लो, वहाँ इमरजेंसी पॉइंट पे असेंबली पॉइंट बोल दो, इमरजेंसी पॉइंट बोल दो, मस्टर पॉइंट बोल दो, तो वहाँ पे वो आपके आजू बाजू वाले भी चेक करो, तो
खुद को भी चेक करें, हम पहुँचेंगे, हमारे आजू बाजू वाले पहुँचेंगे। तो जो नहीं है फिर उसको आइडेंटिफाई करके ढूंढा जाता है, वो कैसे बचेगा, राइट। उसको फिर वो इमरजेंसी में तो नहीं फंसा, तो ये देखा जाता है। तो एक पार्ट होता है इवैक्यूएशन किसी भी मॉक ड्रिल में, राइट। तो हम आज यहाँ पे इवैक्यूएशन ड्रिल, आर यू रेडी? कोई पूछा आर यू रेडी? Yes, ma'am. Say yes. क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? क्या समझ आया? क्या समझ आया? अच्छा, यहाँ सैम्पलिंग पॉइंट कहाँ है? कहीं भी चले जाओ। मैडम बता रही है सैम्पलिंग पॉइंट पीछे जो आप जाएंगे ना, नंबर 44 विवेकानंद हॉल है ना, आपने इसके पीछे जस्ट हम यहाँ से नीचे से जाएंगे तो है अपना असेंबली हॉल है, वहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए। आया सबको समझ, जगह समझ में आ रही कहाँ है? तो अगर सायरन बजेगा तो क्या करना है? वैसे भी तो सब तैयार बैठे भागने के लिए, बैठ करके तैयार बैठे, सब खत्म हुए भागे। चलो अच्छी बात है, मस्त आया। सायरन बजेगा तो सब लोग जो है कहाँ जाएंगे? असेंबली पॉइंट पता है कहाँ है? भागते हुए जाएंगे, कैसे जाएंगे? चलो सायरन स्टार्ट हुआ। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो 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 भागो, अरे भागना, भागो। वर्चुअल में अच्छा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। देख लो पहले सब लोग हैं, तुम्हारे आजू बाजू वाले, तुम्हारे पास में जो तुम्हारे बैठा था, तुम्हारे पीछे बैठा था, तुम्हारे साइड में बैठा था, सब दिख रहा है तुम्हें आपको? कोई है तो छोटा तो नहीं है? मेरे को गिनती कम दिख रही है, जितना ऊपर तो उतना ही है। कुछ गायब हो रहा है। एक मिनट, इसको देखते तुम एक मिनट। तो अभी समझ आए इमरजेंसी में? एक छोटी सी इवैक्यूएशन में भी अपन ठीक से नहीं कर पाए। रिस्पॉन्स टाइम हमारा कितना पुअर था, हमें पूरे 3 से 4 मिनट लगे हमें। हाँ, मतलब आप लोग को इमेजिन करना आधे चाहिए, मिनट आग बाद लगे होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप तो ऐसा धीरे धीरे उधर से बातचीत करते हुए हम 30 सेकंड में खाली करना जगह, ये बंदा होता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में कोई जाके क्या काम करेगा जब तक जनता ही वहाँ की नहीं खाली हुई है? सोचो, 3 मिनट जो हमें यहाँ पहुँचने में लगा है, उतने में अगर वो आग होती वाकई में तो कितनी फैल चुकी होती? आया समझ में इवैक्यूएशन का असली मतलब, नीड क्यों जरूरी है और क्या रिस्पांस टाइम होना चाहिए उसमें। दूसरा जो आए नहीं है, अब क्या पता वो इमरजेंसी में फंसे कि घर निकल गए हैं, बता सकते हैं कि वो चले गए हैं, कम दिख रही है जनता। किसी बिल्डिंग में कहीं भी हो सकती है, तो असेंबली पॉइंट जो भी होता है वो ऐसा ग्राउंड होता है, जैसे मैडम इसकी जगह आप एक ग्राउंड पे इमरजेंसी पॉइंट, असेंबली पॉइंट बना सकते हैं, तो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बिल्डिंग के बाहर वो जगह होती है, राइट, अंदर नहीं होती। तो चलिए आप लोगों को एक छोटा सा बस एक आइडिया दिया इवैक्यूएशन करवा के। हमने कोई इमरजेंसी क्रिएट नहीं करी, हमने कोई आग नहीं लगाई थी, सिर्फ एक सायरन बजा के इवैक्यूएशन करवाया था। आप लोगों को एटलीस्ट उतनी चीज़ें भी पता होना चाहिए,
बाकी चीज़ें हम अभी और कोई ट्रेनिंग सेशन में और एडवांस लेवल पे जाएंगे जब आपको करवाएंगे। बेसिक एटलीस्ट आपको इवैक्यूएशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसलिए इवैक्यूएशन छोटी सी करवाई थी। राइट, तो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स टाइम हो गया, आगे रिस्पॉन्स टाइम सुधरना है और रिस्पॉन्स टाइम सुधरता रहे, अच्छा रहे। 30 सेकेंड पर आप लोग आप और इसीलिए प्रैक्टिस बार बार करवाइए। मैम आप लोग भी कभी करवा सकते हैं अपनी क्लास के बाद सिलेबस कोर्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट इवैक्यूएशन ड्रिल आप करवा सकते हैं। आईटी इंडस्ट्रीज करवाती है अपने एम्प्लॉइज में। आप में से कई लोग आईटी इंडस्ट्री में जाओगे ना तो साल में एक बार वो करवाते हैं इवैक्यूएशन, पूरा ऑफिस खाली करवा के सैलरी पे इकट्ठा करते हैं सैलरी। राइट, ये कैसे लगा आपको आज का सेशन? मैंने टाइम 5 मिनट ऊपर लिया। धन्यवाद मैम, आपके द्वारा बताई गई इन बातों से हम सभी बच्चों बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सौभाग्यपूर्वक आपको सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपके द्वारा दी गई प्रेरक विचार एवं प्रसारित की गई समस्या जागरूकता संबंधित बातों ने हमें अत्यंत लाभान्वित किया है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करते हुए यहाँ प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।